पिछले हफ्ते के शानदार प्रदर्शन के बाद नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत, नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर और 18,000 के ऊपर निफ्टी, 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी। कैसा रहेगा पूरा हफ्ता और क्या हो आपका ट्रेड, इस पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बिल्कुल 4 दिन का ही हफ्ता है। मंडे तो आपके लिए जा चुका है, बट हमारे लिए मिड वीक कब आएगा दीप इसमें? हाँ, मिड वीक कब आएगा? इसमें मिड वीक नहीं हो। नो मिड वीक, नो मिड वीक। मिड वीक रखेंगे हम वेडनेसडे को, बाजार बंद होने के बाद। चलिए, परफेक्ट है। बट एक्शन इस हफ्ते होने वाला है। 4 ही दिन है, बट 4 दिन में एक्शन कितना ज्यादा है उसका एक अंदाजा मैं आपको दे सकता हूँ। आज हर रोज की जगह जो आपको 4 ट्रिगर्स दिखते हैं, आज 6 हैं और 6 भी हमने मुश्किल से फंसा के, हाँ नहीं तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो पहले बता दें आज के ट्रिगर। आइए 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा है वो देख लीजिए। भले कल सपाट बंद हुए, ऊपरी स्टोर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा, लेकिन नेट डाउ 225 अंक 2 दिनों में चढ़ा है। नेस्डैक भी मजबूत रहा है 2 दिनों में। इसके अलावा आज से 2 दिनों की फेड की बैठक हो रही शुरू। कल देर रात तो अमेरिका में आएगा ब्याज दरों पर फैसला। परसों हम उस पर देंगे अपना रिएक्शन और उसका पूरा एक्शन अभी थोड़ी देर में आपके लिए करेंगे डीकोड। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। वो अप्रैल के महीने के रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन आते हुए दिखे। अब तक के हाईएस्ट 1,87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। कहाँ है मंदी? ये है अब रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन आता हुआ दिख रहा है। सेबी ने वीकेंड पर अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और जांच के लिए 6 महीने का और समय मांगा है। तो अदानी ग्रुप के शेयर भी बड़े एक्शन में रहेंगे आज के सेशन में। कोटक बैंक, अल्ट्राटेक जैसे दिग्गजों के नतीजे वीकेंड पर आए। वायदा कारोबार की भी कई कंपनियां हैं जिनके नतीजों का पूरा विश्लेषण हम आपके लिए लेकर तैयार हैं और आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। साथ ही अप्रैल के महीने के ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो ढेर सारा एक्शन आज शुरुआत करने के लिए आपके लिए। बिल्कुल, इतने ट्रिगर से समझ में नहीं आता कहाँ से करें शुरुआत, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों पर बात करनी है और आपकी राय भी लेनी है। सबसे पहले तो जरा एक बार सेंस दीजिए सर कि चल क्या रहा है बाजार में। ग्लोबली अच्छी स्टेबिलिटी थी, पिछले हफ्ते हमारा अच्छा एक्शन था। अब सबकी फेड पर नजर बनी हुई, आज से बैठक शुरू हुई, तो क्या एक्सपेक्ट करना है? बाजार क्या मान रहा है? 1/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी सब मानकर चल रहे हैं, तो सब मानकर चल रहे हैं, तो हम अलग से क्यों माने दीप? हम भी वही मानकर चल रहे हैं। करेक्ट। सो ये आपके लिए रेट हाइक आज के लिए कल जो होनी है वो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है। अब उसके बाद फेड क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ बाजार ये सुनना चाहता है कि ये आखिरी रेट हाइक है, क्या जो कुछ एक्शन अब तक लिए हैं, जो कुछ भी ब्याज दरें अब तक बढ़ाई है उसको लेकर फेड कॉन्फिडेंट है। प्लस मई के महीने से जब बेस इफेक्ट शुरू हो जाएगा, करेक्ट, तो क्या उन फेड को ये लगता है कि ब्याज दरें नीचे अब ज़्यादा और बढ़ानी नहीं पड़ेगी, महंगाई काबू में आ जाएगा और रिसेशन में जाने का खतरा नहीं है। ये बस फेड चेयरमैन साहब ये 3 चीज़ें बोल दे, हमें ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। एक तो कहते भाई कि अब और नहीं बढ़ाऊंगा, महंगाई काबू में आ जाएगी, थोड़ा हमारा एक्शन है, थोड़ा बेस इफेक्ट है, और तीसरा भाई कोई मंदी वंदी नहीं आ रही, टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे, मैं हूं ना टाइप्स, है ना। सो ये तीनों बोल दे तो बहुत बढ़िया। ये तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन उससे पहले अमेरिका में जो एक्शन है दीप वो अच्छा है, मजबूती वाला है। शुक्रवार को बढ़िया बंद हुए, कल छुट्टी थी, नहीं तो कल ही हम 18,200 पार कर जाते थे, है ना। सो अमेरिका में अच्छी तेजी है, मूड माहौल वहाँ पर पॉजिटिव साइड पर है। कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई है, लेकिन कोई खास बात ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑल इज वेल इन अमेरिका, और ऑल इज नॉट वेल ओनली, ऑल इज बेटर। अगर जेपी मॉर्गन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को खरीद लेता है, मेरे ख्याल से एक बड़ी खबर है थी जो मार्केट नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि बाजार है ना बैंकिंग संकट को भूल चुका है। लेकिन बैंकिंग संकट आया चला गया बाजार के लिहाज से, लेकिन बैंकों के लिहाज से, बैंकिंग सिस्टम के लिहाज से खत्म नहीं होता, करेक्ट। और उस लिहाज से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी चाहिए। यही वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था जिसे 11 बैंकों ने मिलकर बचाने की कोशिश की थी। बच गया, डूबने नहीं दिया, सबने पैसा डाला। सबको समझ में आ रहा था कि अगर हम पैसा नहीं डालेंगे बैंक डूबेगा, तो बॉन्ड यील्ड्स कुछ भी हो जाएंगे, क्रेडिट रिस्क हो जाएगी, डिपॉजिटर्स भागेंगे, तो दिक्कत सबको आने वाली है। तो वो कहते हैं ना कि ये HUF जैसा मामला है कि भाई बड़ा परिवार है और उसमें 4, 5, 7 भाई हों, बड़ी फैमिली हो, एक आध कमजोर है तो बोले कि सब जने मिलके बचाओ। ये वैसा काम उन्होंने किया, हो गया खत्म, बात बढ़ गई, खत्म, आगे। अब कल जो हुआ है, अगर कोई एक बैंक आगे आके उसको पूरा लेने को तैयार है, ये जेपी मॉर्गन का कॉन्फिडेंस है, ये बैंकिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस है,
कि नहीं ये बैंक डूबने वाला नहीं। भले आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे उसकी एसेट सीज कर दी, ये कर दिया, वो तो हो गई। जब आप एक बैंक को दूसरे बैंक को बेचोगे, एक मुश्किल भरे बैंक को कोई दूसरा बैंक ले रहा है, तो ये तो होना ही है। करेक्ट। इसलिए, और दूसरी बात है कि जब जेपी मॉर्गन ने इसे खरीदा था तो मार्केट ने भी उसे थम्स अप दिया है। जेपी मॉर्गन का शेयर ऊपर बंद हुआ है। फर्स्ट रिपब्लिक का स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से 60-70% घटा है। सो आई थिंक फर्स्ट रिपब्लिक के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती थी। 11 बैंक मिलके पैसा डाले। देखो 11 बैंक मिलके पैसा डाला मतलब क्या होता है ना, किसी को मुसीबत आई और जैसे कोई हमारे ऑफिस में एक कलीग को कोई तकलीफ आ गई, सब मिलके कॉन्ट्रीब्यूशन दे, चंदा दे अपनी, ठीक है यार है जिम्मेदारी समझ, और एक ही आदमी अकेला आके बोले मैं मदद करूंगा या मेरी जिम्मेदारी, दोनों में फर्क है। करेक्ट। ये वैसे ही वाला मामला है। सो जेपी मॉर्गन बोला ठीक है मैं लेता हूं ना, मुझे इसमें वैल्यू दिखती है। वो हुआ है। तो ये अच्छी चीज है, खराब नहीं है। समझ गया। तो मेरे ख्याल से एक और स्टेप बेहतर हुई है। सो आई थिंक अमेरिका से इससे बढ़िया संकेत तो क्या, मतलब हर वक्त हरे में ही दिखे क्या कभी लाल में आई नहीं। तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। फेड चेयरमैन साहब बचा लेना बस, और ज़्यादा कुछ करना मत। नहीं अगर ये परसों हम ठीक ठाक हो गए देखिए और फेड ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, एक्सीडेंट थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, लाइफ आई। मैं वही, मेरा सवाल वही होने वाला था आपके लिए। अब नेक्स्ट ट्रिगर वो है। अगर फेड चेयरमैन की तरफ से ठीक ठाक सा मामला आ गया, बोलते भाई देखो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहे, रोक रहे। मार्केट क्या हो गया? आगे ना एकदम हरियाली, जबरदस्त मूव। और यही चीज फेड चेयरमैन बोले तो दुनिया भर के लिए अच्छा है। सबको पता है एक दिन बोलेंगे। कि वो दिन कौन सा है? क्या कल वो दिन हो सकता है? हाँ, समझ गया। सो ये हो गया ना तो हम लाइफ आई मनाएंगे। समझ गया। नहीं हुआ तो थोड़ा रुक के चलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आगे अगले ट्रिगर्स का इंतजार करें। सो अमेरिका में देखो क्या है, नतीजे अच्छे हैं। ये जेपी मॉर्गन वाला जो हुआ है फर्स्ट रिपब्लिक का, ठीक है हो गया। और तीसरा अब ये जो फेड का हो जाए ठीक से, शांति से, तो फिर वो भी ठीक, हम भी ठीक। ठीक है। तो चलिए, फेड पॉलिसी पर तो नजर है, कल शाम को आएगी, परसों हम रिएक्ट करेंगे इस पर और भी बात करेंगे। बट हमारे बाजार का एक्स ऑफ फेड तो एक फैक्टर है, बट बाकी अगर देखिए इतने सारे नतीजे आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन की बात हुई, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो तो फेवरेबल है। जीएसटी कलेक्शन जबरदस्त, 1,87,000 आपने हमने भरा है, आया कहाँ से? क्या हमारी जेब से जा रहा है? ऐसा क्या कर रहे हो, कहाँ से आया? हमारा कंजम्पशन हो रहा है। मैं तो इसलिए बोलता हूँ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, इसका नाम ही बदल देना चाहिए, राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि। टैक्स में बहुत वो चुभता है एकदम अंदर, ऐसा लगे हमारा खून निकाल रहा है। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये इकोनॉमी की ताकत दिखाता है। और ये मार्च के महीने का नहीं है दीप जी, अप्रैल के महीने का जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मार्च के महीने के मुकाबले में, क्योंकि मार्च की कलेक्शन में हमेशा कुछ न कुछ ईयरली एडजस्टमेंट्स होते हैं। करेक्ट। सो अप्रैल का ये कलेक्शन आना बहुत बड़ी बात है, और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इकोनॉमी के, और ये स्ट्रेंथ आपको नतीजों में भी दिख रही है। अब तक कोई एक आध कंपनी छोड़ दो, कहीं बड़ा एक्सीडेंट रिजल्ट नहीं हुआ, या तो एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद है उसके मुताबिक आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। सो आई थिंक ये इकोनॉमी की ताकत दिखाता है। देखो कलेक्शन स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ मजबूत, ब्याज दरें बढ़ना रुक गया। अब मतलब और क्या चाहते हो इकोनॉमी से? मतलब कि सोने के तारे टूट के जमीन पे गिरे। करेक्ट। मतलब ये तो आपके लिए ड्रीम सिचुएशन है ना, कि आपका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, ब्याज दरें बढ़ना रुक गई, टैक्स कलेक्शन मजबूत है। और ये टैक्स कलेक्शन मजबूत होना बहुत बड़ी चीज़ है दीप, ये सरकार को पैसा खर्च करने की ताकत देता है। आपके ऊपर और टैक्स ना है। अब मैं तो बोलूँगा, अगर वित्त मंत्री जी सुन रही है, देख रही है, और अगर हम बने एक आध दिन के लिए, तो अब इंडिविजुअल की टैक्स लिमिट्स घटाने की जरूरत है। यस सर। और उसके बाद देखिए इंडिविजुअल का कितना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आपने कॉर्पोरेट का टैक्स कलेक्शन घटाया, टैक्स रेट्स घटाई, देखिए कॉर्पोरेट से क्या टैक्स आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट। सो लोअर टैक्स रेट सबके इंटरेस्ट में, टैक्स पेयर के इंटरेस्ट में भी है, टैक्स कलेक्टर के इंटरेस्ट में भी। बिल्कुल। तो अब वो करने की जरूरत, और अब नहीं करेंगे तो और इसलिए अब एक चीज और बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ, जो थोड़े दिन पहले मैंने कही भी थी, जब ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई थी, वो कह रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स हो। मैंने उस दिन भी आपको मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। अब क्या जरूरत? अब 2-2 लाख करोड़ अगर आप जीएसटी ले लोगे तो क्यों टैक्स बढ़ाना है, क्यों ट्वीक करना है? अच्छी खासी चलने दो ना,
और नहीं करेंगे वित्त मंत्री जी। मैं पक्के आपको बोल रहा हूँ, कोई लॉन्ग टर्म टैक्स में छेड़छाड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छेड़छाड़ नहीं होने वाली। निश्चिंत रहिए, ऐसी खबरें आए तो इस कान से सुन के इधर से निकालिए। आपकी चॉइस इससे सुनना है, इधर निकालना है, इधर से सुन के इधर निकालना है, निकालना पक्का है। बीच में दिमाग में मत रख लेना, बाहर गार्बेज इन गार्बेज आउट, खत्म करो, वैसे ही करना है। हाँ, सो ये टैक्स कलेक्शन देख के आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। टैक्स अभी कोई किसी तरह का टैक्स बढ़ना ही नहीं है। समझ गया, बढ़ना ही क्लियर हो गया। घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो बढ़ेगा नहीं। निश्चिंत रहो, कोई भी खबर ऐसी आए तो नजरअंदाज, मैं भी बोलूँ तो मुझे सीरियसली मत लेना। ठीक है। बट इकोनॉमी के लिए तो अच्छी खबर है सर, इतना बढ़िया कलेक्शन आज के लिए मेरे लिए तो सबसे बढ़िया बड़ा ट्रिगर जीएसटी कलेक्शन। चलिए, जबरदस्त है। ऑटो नंबर थोड़े मिक्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, स्पेशली टू व्हीलर्स के थोड़े ढीले हैं, बट अदरवाइज ठीक ठाक। बट बेस भी वहाँ पर अब बढ़ रही है, थोड़ा है, बढ़ रही है, अब बेस बढ़ गई काफी। ठीक है सर, आज के लिए फिर आज के लिए पहले तो थोड़ी आज पहली तारीख है, दूसरी हो गई हमारे लिए तो पहली तारीख है, तो थोड़ा सा एक तो ये कि फ्लैशबैक में जब हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो हमारा टारगेट 18,200-250 का जो था वो 18,200-250 का इस सीरीज का पहला टारगेट, और इस पूरे रनअप का दूसरा टारगेट वो आज आपका हासिल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है। इसके बाद हमारा 18,500 18,600 अगला टारगेट है। ठीक है, एक बड़े टारगेट हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं, लेकिन दूसरा छोटे छोटे टारगेट भी आगे के लेके चलें कि ये अचीव किया, अब नेक्स्ट। सो वो होता है ना, ईयरली टारगेट हमें मिलते हैं, फिर उसको क्वार्टरली बनाते हैं, फिर क्वार्टरली को हम मंथली भी बनाते हैं, हाँ, ब्रेक डाउन करके, ताकि है ना एकदम ही बोले लाइफ हाई पे पहुंचना है, ओहो ऐसा मतलब इतना दूर को कैसे जाएंगे, क्या वहीं पे आदमी फुस हो जाता है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जब छोटे छोटे टारगेट रहते हैं, आ गया चलो अब नेक्स्ट, अब 18,500 18,600 सिंपल हो जाता है। हाँ, 18,200 के ऊपर बंद होने लगेंगे, 200-250 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है जहाँ आज हम पहुंच जाएंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका बेस ऊपर शिफ्ट हो गया है। 17,750 17,825 ये आपका अब स्ट्रॉन्ग बेस है। गॉट इट। ये नहीं टूटेगा जल्दी से। इसके लिए फेड भी झटके लगा है, 2-4 रिजल्ट भी खराब आए, मूड माहौल कुछ ऐसा हो जाए तब जाके टूटेगा, कुछ बड़ा होगा तभी होगा, वरना तो इसलिए तब तक ये टूटने वाला नहीं। और आज एक और बदलाव किया जो मैं आगे बताऊंगा जी। ये तो हो गया निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी 43,500 43,700 अब अगला टारगेट है जो आजकल में आ जाना चाहिए। इसके पार 44,000 44,150 जो लाइफ हाई है 44,150 का, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। बेस यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और वो बेस आपके लिए मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन वो 42,600 के आसपास का, 42,600 42,700 के आसपास अब आपके लिए बेस हो गया। 42,500 600 जब तोड़ेंगे तो ही अब इसके नीचे खराब होगा, तब तक नहीं होगा, तो मजबूत सपोर्ट हो गया। और जो पिछले हफ्ते की कमेंट्री आज फिर से, पैसा तो मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा दीप, वहीं पे बनेगा। 1.25% मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है फ्राइडे को ऊपर, 1% स्मॉल कैप इंडेक्स यही बनेगा। अप्रैल के सेकंड हाफ से हम कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए। कंडीशन दो ही है, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद होनी चाहिए। खराब रिजल्ट आया नहीं चलेगा, कंपनी अच्छी है नहीं लेना है, बस सिंपल सी। ये अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक मई के महीने में दबा के बैठ जाओ, 10 से 15% 20% डिपेंडिंग ऑन स्टॉक टू स्टॉक, वहीं से होगा, वैसे रिजल्ट पैसे आपको बन जाएंगे। ठीक है सर, गॉट इट। आज के सेटअप संकेत क्या बड़ा? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईएस पॉजिटिव और डीआईएस के हैं न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव। एफएनओ के न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव आ रहे हैं दीप। एफएनओ थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो जो है, मैं यही बता दूं, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.39 पे थोड़ा हायर साइड पर है। बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्टेबल है 1.21 पे, कोई खास दिक्कत नहीं, तो हल्का सा इसी, लेकिन दोनों को देखते हुए इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है, अभी वो नेगेटिव हुआ नहीं है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और जो बड़ा बदलाव है जिसका आप मेरे को बार बार सवाल पूछते, तो वो है ट्रेंड फाइनली पॉजिटिव। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग 2 महीने के बाद 18,000 आपको दिखा है क्लोजिंग बेसिस पे, और हम तो 17,950 की मांग रहे थे, 925 की मांग रहे थे। मार्केट इज सो काइंड, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, ट्रेंड पॉजिटिव डेफिनेटली। ठीक है सर, 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की, और क्या चाहिए। आइए सपोर्ट बता दूं जी सर। 17,925 18,025 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटने वाला नहीं। इस रेंज में आ जाए गलती से तो खरीद लेना है, आएगा नहीं। 17,875 17,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। हायर साइड पर 18,150 नॉट 100, 18,150 18,200 ये लिखिए। 18,150 18,200 पहला रेंज है। इसके बाद 18,200 250 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की जगह बनेगी।
क्लियर है? ठीक है सर। बैंक निफ्टी 42,825 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस रेंज में ही ले लेना है। इसके नीचे आने के चांस कम है, आए तो बहुत बढ़िया। वो है 42,675 42,750 ब्लाइंड बाय जोन जिसको बोलते हैं, वो बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ब्लाइंड बाय जोन है, यहाँ पर लेना चाहिए, आएगा नहीं। ऊपर 43,425 43,575 ये 150 पॉइंट की रेंज है आपके लिए पहली रुकावट की लेवल। दूसरी रुकावट की लेवल है 43,700 43,850, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली दोनों ही यहाँ पर करनी है, शॉर्ट भी करना है। शॉर्ट भी करना है, हाँ, इस लेवल पे आने के बाद शॉर्ट भी करना है। ठीक है, यहाँ नहीं डरना, यहाँ नहीं डरना, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। तो आप बोलोगे आप तो इतना मजबूत नंबर्स बेचे, देखो सब बढ़िया है, हर चीज लेवल से अच्छी है, लेवल से कम अच्छी है। ये कम अच्छा हो जाता है लेवल पे, खराब तो नहीं होता, कम अच्छा होता है। तो जिन लोग देखो शॉर्ट भी करने वाले तो है ही ना जी, करेंगे। जितने लोग ऑप्शंस खरीदने हैं उतने ही तो बेच रहे हैं, यस, है ना? करेक्ट। तो दोनों तरफ के लोग हैं, तो हमारा तो काम डिपार्टमेंटल स्टोर है। लॉन्ग करना है तो लॉन्ग वाली भी स्टडी, शॉर्ट करना है शॉर्ट वाली भी है, अब दोनों करना तो दोनों भी है। राइट, आपको क्या सूट करता है, पूरा शेल्फ में सब तरह के सामान लगे, आप अपनी मर्जी से पिक करो। आपको ऑप्शन की ट्रेड, डे ट्रेड, स्टॉक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो चाहिए चैनल पे सब मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है। पुट कॉल रेशियो तो बढ़ा हुआ है, एफआईएस की पोजीशनिंग भी ज्यादा है 43%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2% तो बढ़ना ठीक है। बाकी और विक्स बंद तो नहीं हो जाएगा ये 11 के नीचे आ गया अब तो। ये नेगेटिव भी जा सकता है, क्या चेक करवाना पड़ेगा। मतलब लाइफ टाइम लोग के आसपास इंडिया विक्स, ग्लोबली भी वोलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी कम है, तो चलो एक अच्छा ही संकेत है, खास बात नहीं। लोग मार्केट कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, इतना विक्स नीचे होना, लोग ये सोच के बैठे कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी नहीं, मार्केट सरप्राइज करता है। तो मैं इस विक्स को लेकर मैं बहुत उत्साहित और खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये विक्स मेरे ख्याल से फेड की मीटिंग के आसपास या बाद में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ाएगा, थोड़ी बढ़ाएगा ना, इतना भी कम नहीं होता क्या है। फेड की इस बैठक के पहले हम हल्के नहीं जा रहे मार्केट में, बड़े हुए लेवल पे जा रहे हैं। खाली इस मार्केट की दीप सबसे बढ़िया बात एक ही है जी, 16,828 के लो से 18,100 के आसपास 18,090 कल जो हम पहुंचे शुक्रवार को, एक ही सबसे बढ़िया बात है। पूरी इस 1,1100-1,200 पॉइंट की तेजी में एक भी जगह निफ्टी ने गैप नहीं छोड़ा, ना बैंक निफ्टी ने गैप छोड़ा है। इसको क्वालिटी तेजी बोलते हैं। यस सर। नहीं तो क्या गैप छोड़ा वापस आएगा, एक करेक्शन बढ़ा देगा। स्पीड कम रही, पिछले 2 दिनों को छोड़ देते हो, स्पीड कम रही, गैप नहीं छोड़ा, तो तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो इसलिए बहुत जोर से घटेगा नहीं, लेकिन हाँ किसी न किसी इवेंट की वजह से एक जो हल्का फुल्का करेक्शन आना चाहिए। आप जितनी तेजी करते हो उसका 25% करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल 1200 पॉइंट बढ़ते हैं, 400 पॉइंट करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं, 17,750 के आसपास आ जाए तो कोई ऐसा गलत नहीं है। सो उतना आप रिस्क लेके चले, वो तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट की होती है, बट अदरवाइज ट्रेंड क्लियर है, आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं बाय ऑन डिप्स, क्लियर है। क्या करना है मौजूदा पोजीशन? 17,975 का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का। इंट्राडे के लिए क्लोजिंग 17,875, ये 2 स्टॉप लॉस हैं। बैंक निफ्टी 42,950 का स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे, 42,800 क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आपको एक्सचेंज करना है दोनों में स्टॉप लॉस, आप अपनी सुविधा से रख सकते हैं। किसी को छोटा रखना है तो थोड़ा ऊपर का रख ले, बड़ा रखना है तो क्लोजिंग बेसिस पे के हिसाब से तो आप बदल सकते हैं दोनों में। शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस दूंगा, 18,100 जो खुलते हैं आपका ट्रिगर हो जाएगा। क्लोज अगर 18,100 के ऊपर होता है तो कोई जिद करने का मतलब नहीं है। हर एक शॉर्ट साइड पे मैंने पूरे अप्रैल के महीने में दी छोटे स्टॉप लॉस दिए हैं, और मैं बार बार कहता हूँ ट्रिगर हो रहा है काट लो, कहीं न कहीं तो आपको काटना है। कहीं कभी भी नहीं काटेंगे, और बिल्कुल जहाँ आप स्टॉप लॉस लगा के काटेंगे वहीं टॉप बनेगा, तो फिर मुझे दोष मत देना। लेकिन मैं तो रोज छोटा स्टॉप, कल अपना शुक्रवार का भी स्टॉप लॉस था। अब कोई नहीं ट्रिगर कर रहा है तो क्या करेंगे, अब कर लेते आप तो थोड़े सुखी रहते। चलिए एनीवे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट साइड पे 18,101 ही रखना है दीप। और इसके अलावा बैंक निफ्टी 43,500 छोटा रखना है, 43,300 का रख दो जो शुक्रवार का है ये, नहीं तो 43,500 आपका स्टॉप लॉस हो गया बैंक निफ्टी का। ये आपके लिए 2 स्टॉप लॉस है जो आपको फॉलो करने हैं। शुक्रवार का स्टॉप लॉस था 17,000, शॉर्ट साइड पे 18,025 का था, ट्रिगर होना चाहिए। और बैंक निफ्टी का 43,075 का था। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ट्रिगर हो चुके हैं, अगर नहीं किया तो आपकी मर्जी। गॉट इट। नई पोजीशन सर, खरीदा निफ्टी 17,975 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 18,125 150 2 छोटे टारगेट, 200 250 मीडियम टारगेट, 275 300 तक के फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच।
बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, 18,200 से मूड माहौल बनाएं, जरूरी नहीं वहीं बेच देना, अगर मूड ठीक लगे तो बेचें। 18,200 आप खुलेंगे भी, खुलने के बाद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग होने दें, जितना 250 275 के आसपास बेचेंगे उतना सेफ रहेंगे। 18,245 आपको दिखा भी रहा है, और आपको 40 पॉइंट का अगर आप प्रीमियम निकाल दें, यानी कि 18,200 के आसपास खुलेंगे, वहाँ मूड बनाए, हड़बड़ी नहीं है बेचने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनको बेचने हैं वो बेचे। 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। जो टारगेट बनेगा दीप 18,150, 18,102 छोटे टारगेट, 18,075, 18,025 दो मीडियम टारगेट, 17,975 तक के फाइनल टारगेट के लिए बेचना है। बैंक निफ्टी ये रेंज में आए तो लपक लेना, और वो रेंज है 42,825 43,000, परफेक्ट रेंज है। शुक्रवार को भी लगभग इसी लेवल पे लो बनाया था, 42,810 के आसपास, यहाँ पे ले ही लेना है। अगर गलती से आज आ जाए तो, चांस कम है, आ जाए तो लेना है। 42,600 का स्टॉप लॉस होगा, दूर का लग रहा होगा, यही लगाना, टेंशन मत लेना, नहीं ट्रिगर होगा। ओके, हाँ, टेंशन नहीं लेनी, नहीं होगा ट्रिगर, ठीक है। ठीक है। ऊपर का टारगेट जो बनेगा 43,150, 43,225 दो छोटे टारगेट हैं। ना गलत हो गया, 43,150 कैसे बनेगा? हाँ नहीं, ठीक है, बराबर, क्योंकि हम 43,000 तक खरीद रहे हैं। 43,125, 43,250, 225 दो छोटे टारगेट, 43,300 मीडियम टारगेट, 43,375, 43,425 के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ कर दिए खरीदारी। अब इस रेंज में नहीं आया तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 42,950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा कारगर है आज के लिए बैंक निफ्टी पर। टारगेट 43,300, 43,300, 43,375, 375, 43,425, 43,475, 425, 475, 575, 625, 575, 625, 700 और 850। 8 लेवल है दीप, मुंह बड़ा आ रहा है, लेवल ज्यादा आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और 43,000 से 44,000 की रेंज में निफ्टी जब तक रहेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा लेवल आएंगे, हैं लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जितना जिस रेंज में जितना ज्यादा टाइम बिताएगा वहाँ लेवल उतने ज्यादा आएंगे, जहाँ कम बिताएगा वहाँ जल्दी से निकल। तो ये आपके लिए सारे लेवल से जिन पर रखनी है आपको नजर। बेचना भी है, आप चाहें तो बेचिए। 43,575 के आसपास रिव्यू करिए कि क्या ये बेचना ठीक है। 43,700 के आसपास बेचना बहुत बढ़िया, वहाँ पर चांस लिया जा सकता है। 43,850, 43,850 ये वो रेंज है जहाँ पर, वो लेवल है जहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 43,575, 43,700 ये रेंज है जहाँ पर आपके लिए बेचने की जगह बनती है। 43,850 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे 43,475, 43,425 दो छोटे टारगेट हैं। 43,375, 43,300 दो मीडियम टारगेट, 43,375, 43,300 और बड़े टारगेट जो बनेंगे 43,225, 150 और 43,000 तक के बनेंगे। ये आपके लिए गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका भी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। डेटा की भी थोड़ी बात कर लें। बड़ा खरीदारी का आंकड़ा आया सर कैश में, आप कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप का क्लियरली दिख रहा है। 8 मार्च के बाद सबसे बड़ा कैश में एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा 8 मार्च, 8 अप्रैल, तब 3600 करोड़ किया था। 2 महीने का बड़ा, ऑलमोस्ट 2 महीने। और बड़ी डील नहीं है इसमें, बड़ी डील नहीं, नेट स्क्रीन पे खरीदा हुआ है सारा। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। स्टॉक्स में एक्शन तभी आया है। तो बढ़िया नंबर है। एफएनओ में भी 183 करोड़ के इंडेक्स और 210 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, आंकड़ा बढ़िया है। और लोकल फंड ने भी 264, मतलब आप गलती ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, इसमें तो नहीं, सब जगह बाएंगे। सीरीज के पहले दिन सब जगह बाइंग। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने खरीदा। 18,000 मेक और ब्रेक, 18,000 के लेवल पर 94 लाख शेयर है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स में 62 लाख शेयर है, ये भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बेस हो गया ना 18,000, सिंपल। तो आज आप 65 पॉइंट घटे तब तक आप किसी की सुनना मत कि कमजोर है ना। 18,000 के नीचे से 1 पॉइंट गिनना शुरू करना है, जब तक 18,000 के ऊपर कमजोर है ही नहीं, ठीक है। ऊपर में छोटी मोटी रुकावट 18,200 के आसपास, 300 के आसपास हल्की फुल्की, ठीक है। बैंक निफ्टी 43,000, इसके नीचे जाना ही नहीं है आपको, नहीं जाना ना। 43,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 43,000 पर 43 लाख शेयर हैं पुट में, 32 लाख शेयर कॉल्स में। सो आप देखो दीप, सीरीज के पहले दिन, पहला दिन ही दूसरा है ना, मैं पहला आज इसलिए 3 दिन की छुट्टी के बाद मेरा मन पहले जैसे ही होता है, मान लेते हैं। हाँ, शुरुआत में ही आपके लिए बेस इतना क्लियर निकल के आ रहा है। 18,000, 43,000, 250, 200 पॉइंट, 233 पॉइंट बैंक निफ्टी पे घट जाए तो कमजोर नहीं फील करना। 43,000 के नीचे इससे बढ़िया क्या चाहिए? 18,000 के नीचे से वीकनेस। सो आपके लिए बेस बहुत बढ़िया हो गया। सो आई थिंक 43,000 और 18,000 ही आसानी से टूटने वाला है नहीं टूटेगा। गॉट इट, ये आपके लिए डेटा हो गया। ठीक है। आज रिजल्ट पे बहुत सारे स्टॉक ऑफ द डे भी हैं, रिजल्ट भी बहुत सारा काम किया मैंने 3 दिन की छुट्टी में।
जीरो रिजल्ट्स हैं, बात भी करनी है। चलिए आइए रिजल्ट्स की बात करते हैं, उससे पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। सबसे ज्यादा फोकस वाला कौन सा स्टॉक निकल कर आया है इतने सारे रिजल्ट्स में? दो तीन है वैसे, सारे ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हमने शुक्रवार को भी खरीदने की राय दी थी, नंबर्स अच्छे आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। यहाँ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है दीप। स्टॉप लॉस 60 रुपये का होना चाहिए, टारगेट 64 और 66 के लेकर चल सकते हैं आज और एक दो दिनों के लिए। मैं फ्यूचर्स के लेवल आपको बता रहा हूँ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है, 6.41, 6.5% के आसपास, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट मुनाफा उम्मीद से काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखा है। एसेट क्वालिटी 9 तिमाहियों की सबसे बेस्ट लेवल पर आती हुई दिख रही है और मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट भी बढ़कर आए हैं, 80-80 रुपये के टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं। तो आई थिंक स्टॉक थोड़ा एक्शन में रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए। अगर गैप से न खुले तो खरीदारी का मौका बनेगा। दूसरा है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स, मेरा कॉन्ट्रा कॉल है, बाय कॉल। ये थोड़ा हाँ, उसके दो तीन रीजन है दीप। एक पहले मैं लेवल्स दे दूं, 7,520 फ्यूचर्स का जो शुक्रवार का लो है फ्यूचर्स का, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के लीजिए और ऊपर का टारगेट आपका जो बनेगा 7,720, 7,790, ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। क्यों? वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है वो बहुत मजबूत है, 14% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ मुझे पसंद आ रही है। एक तो ये सबसे बढ़िया है। दूसरा, मार्जिन सुधर कर आए, रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी इनकी जो कम हुई है उससे मार्जिन सुधर रहे हैं, और क्या चाहिए। तीसरा, नेट डेट रिडक्शन किया तो बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर की है। चौथा, कमेंट्री जो है अगले साल को लेकर वो भी काफ़ी पॉजिटिव आती दिख रही। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है। अच्छा, बड़ी बात ये कि स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्शन में रहा भी नहीं है, तो थोड़ी अपसाइड की गुंजाइश है। मुझे लगता है थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, लेकिन ये एक हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आरबीएल बैंक ये बेचा जा सकता है। अच्छा, हाँ, रिजल्ट मतलब वो प्राइस टू परफेक्शन वाला मामला है। यस सर, ऑलरेडी रैली थी। हाँ, पहले लेवल लिख लीजिए, 168 स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 157, 155 तक आ सकता है। रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ऐसा नहीं खराब है रिजल्ट, लेकिन कोई सरप्राइज भी नहीं है, कोई शॉक भी नहीं है। और आजकल हो क्या रहा है, बैंक्स के रिजल्ट, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट दीपा, अगर अच्छे नतीजे तो भी बैंक को बढ़ना मुश्किल हो रहा है, स्टेबल है। तो अगर अच्छे नतीजे ना हो तब तो बढ़ना मुश्किल है। स्टॉक ऑलरेडी 1% ऊपर था फ्राइडे को, हफ्ते भर में 8% बढ़ चुका है, साल भर में 32%, तो और 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के आसपास है। अगर ये आज बढ़ता है तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बेचना चाहिए। अगर गैप से ऊपर खुले आपको लगे तो ये तो आपके स्टॉक्स हो गए दिन के साथ। अब थोड़े रिजल्ट प्रीव्यू देता हूँ। कोटक बैंक बहुत शानदार रिजल्ट है, हर एक पैमाने पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। और उसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके भी रिकॉर्ड हाई पर है, 5.6% पहुंचे। बड़े बैंक के लिए 5.6% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन लाना मजाक, बड़ी चीज है। मतलब आईसीआईसीआई से कितने बेटर, आईसीआईसीआई 5% पे इतना भाग गया था इसके। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं कोटक के। दूसरी चीज ये कि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। एमएससीआई में वेटेज बढ़ने का एक बड़ा ट्रिगर इसका बन सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है 1 से 3% तक की अपसाइड, और टारगेट्स भी ब्रोकरेजेस के कमोवेश बढ़कर ही आए। 1 से 3% के आसपास की तेजी कोटक बैंक दिखा सकता है। गिरना तो नहीं चाहिए नंबर के दम पर, या तो स्टेबल रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा। एमएनएम फाइनेंस बहुत ही शानदार नंबर्स है, हर एक पैरामीटर पर बीट है, चाहे मार्जिन्स में देख लें, चाहे आप प्रॉफिट में देख लें, लेकिन स्टॉक प्राइस टू परफेक्ट। अब गैप से खुलने पे लेना नहीं है, अब नहीं लेना। आज अब मुझे नहीं पता कितना गैप से खुलेगा, और अगर गैप से खुलेगा और आपने लिया हो तो प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि रिजल्ट ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक ट्रेड करा, तो आपको रिजल्ट में वो भी देख के करना पड़ेगा कि कहाँ ट्रेड करा है। एल&टी फाइनेंस ढीले नंबर से, आरबीएल की तरह ये भी आज थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी ऊपर के लेवल से। हालांकि रिटेल लोन ग्रोथ इन्होंने अच्छी दी है, इनका टारगेट है कि रिटेल बुक हमारी 80% होनी चाहिए, 75% पे पहुंच चुके हैं। नंबर्स उस हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ना मुश्किल है, और ऊपर बढ़े तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एसबीआई कार्ड्स ये कब परफॉर्म करेगा भगवान, वैसे नंबर ऐसे खराब नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि एसबीआई कार्ड से प्यार हो जाए आपको। वैसी तोड़फोड़ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना इस कंपनी लिस्टिंग के बाद से, वैसा प्रदर्शन अभी तक आया नहीं है सर। थोड़े संकेत आ रहे हैं ठीक होने के, लेकिन वो एकदम ऐसा मजा आए वैसा नहीं है। थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक भी ढीला रहा है, बट बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस देने वाले कि जिसको आप ये तुरंत नंबर देख के ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए सारी रिजल्ट की एनालिसिस, बट हाँ, बैंक्स सबसे ज़्यादा फोकस में, स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट और कोटक, इन दोनों पर रखनी है।
हैं नजर। आइए थोड़े और डिटेल्स में नतीजों के बारे में जानते हैं, और कई सारी खबरें भी आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं ओवर द वीकेंड। कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष है हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग करिए शुरुआत, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आपको नंबर्स आज जो आने वाले हैं उस पर फोकस करना है। निफ्टी से टाटा स्टील और एफएनओ स्पेस से अंबुजा सीमेंट, ये दोनों कंपनियां अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही कैश सेगमेंट की तो लंबी सूची है। चुनिंदा नाम में केई इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, फिनो पेमेंट्स बैंक, और साथ साथ आपको ध्यान रखना है सस्केन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पर भी। साथ साथ वरुण बेवरेजेस यहाँ पर नजर रखिए। नतीजों के साथ साथ कंपनी का शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 बजे कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डिमर्जर को लेकर कंपनी की बैठक होने वाली है। एफएनओ ट्रेडिंग में मार्जिन शॉर्टफॉल होने पर आज से 18 से 30% पेनल्टी लगेगी, तो ये एक अपडेट है। और वित्त सचिव ने डीएफएस सचिव यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव हैं उनके साथ बैठक बुलाई है। जो रिटर्न ऑफ लोन रिकवरी पर बात चल रही है उसको लेकर फर्दर आज डिस्कशन होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे इवेंट्स जो है आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के लिए। नुपुर, मॉर्निंग करिए शुरुआत, नतीजे कौन से लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले M&M फाइनेंस, जहाँ पे Q4 आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। NII 10% से बढ़ गया है, मुनाफा भी देखे तो 14% की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा और जो निम्स है वो भी 7.4% के आसपास फ्लैट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। L&T फाइनेंस यहाँ पे अनुमान से अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ क्वार्टर नजर आया है। कंपनी की NII में देखे तो 16% की आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन अनुमान से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखी। मुनाफे में भी 22% की ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से थोड़ा कम आते दिखा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो वो बढ़कर आया है, तो एसेट क्वालिटी पे थोड़ा सा डिटोरेशन आपको इस क्वार्टर में नजर आया है। SBI कार्ड्स, यहाँ पे नतीजे आपको काफ़ी मिले जुले नजर आएंगे, क्योंकि जो कंपनी की जो बैंक के जो NII है वो करीबन 17% से बढ़कर आई है। मुनाफा भी देखे तो वो भी अनुमान से बेटर आते दिखाए, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको 10 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन दिख रहा है, 11.5% के आसपास आते दिखे। और जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वहाँ पर भी वहाँ वो भी बढ़कर आया, तो एसेट क्वालिटी पे भी सवाल यहाँ पर उठ के आ रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक नतीजे काफ़ी स्ट्रांग है। NII देखे तो 35% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। मुनाफा देखे तो 135% से इस बार बढ़कर आया है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रोवाइजेशन है, और निम्स भी देखे तो 6.41% के रिकॉर्ड हाई लेवल पे आपको फिलहाल नजर आएगा। RBL बैंक, यहाँ पे कंपनी के जो NII है वो अनुमान से थोड़ी सी कमज़ोर आती दिखी है, हालांकि 7% ऊपर है। प्रोविजंस देखे तो 41% का डाउनफॉल यहाँ पर भी नजर आएगा, लेकिन निम्स एसेट क्वालिटी देखे तो थोड़ा सा सुधार यहाँ पर भी फिलहाल नजर आ रहा है। तो कैश के नतीजों में सबसे ऊपर है GNA से, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रही है। कंपनी की आय में 28% की ग्रोथ पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन में आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 52% से बढ़ गया है। मार्जिन्स में भी 250 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 15.5% के आसपास आते दिखे, और 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो GNA भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स कई सारे। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं आज? जी, कई सारे कैश के नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले कैसोराम इंडस्ट्रीज, जहां पर आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 9.5% से बढ़कर 10.3% के आसपास। और घाटा जो है वो घटा है, जो पहले 46 करोड़ का घाटा था वो अब 26 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखा है। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस भी था, अगर आप पिछले वाई के हिसाब से कंपेरिजन पिछली बार के देखें, लगभग 22 करोड़ का। हिमाद्री स्पेशलिटी, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी को लगभग आय में लगभग 23% का उछाल है, और जो पहले का अगर आप देखें कंपनी को 7 करोड़ का घाटा था, इस बार 76 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी को मुनाफा आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ वेदांत फैशन, यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल आपको ठीक ठाक लिख रहे हैं, हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो लगभग मेंटेन है। आय लगभग 15% बढ़ी है, मार्जिन्स में 48.6% से बढ़कर 49.1% के आसपास आए, और मुनाफे में भी आपको 23% का उछाल दिखेगा। रोजारी बायोटेक, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं। आय लगभग 7% गिर कर आई है, पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11.9% से बढ़कर 13.4% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको 20% के आसपास का जो है उछाल दिखेगा। CDSL नतीजे में कमजोर दिख रहे हैं, आय में गिरावट है 8.6% की, मार्जिन्स में भी गिरावट है 66.4% से गिरकर 55.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में IDBI बैंक की बात करें तो नतीजे ओवरऑल आपको अच्छे दिख रहे हैं। NII लगभग 35% के आसपास बढ़कर आई है, निम्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा गया है, 3.97 लगभग 4% के आसपास जो थे वो 5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और NNPA भी घटकर आते हुए दिखे हैं, 1.08% से गिरकर 0.92% पर। ओके, आइए कुशल से जानते हैं कुछ और रिजल्ट्स। और कुशल, ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े पे आए हैं, वो उनके बारे में बताइए।
बिल्कुल दीप, ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं, उससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जिस तरह सरकारी बैंकों पर फोकस है। 3.21% से निम्स 4.24% पर आए हैं। साथ ही एसेट क्वालिटी में सुधार है। मुनाफा 84% बढ़कर 571 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। FY24 के लिए 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की भी मंजूरी मिली है। पराग मिल्क फूड्स घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है। आय करीबन 42% बढ़ी है। कंपनी की मार्जिन से नेगेटिव में थे पिछले साल, इस बारी 4.7% के कंपनी ने मार्जिन किए हैं और 592 करोड़ के घाटे के मुकाबले 22 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस बार दर्ज किया है। अप्रैल महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर अब फोकस करते हैं। मारुति सुजुकी नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि टोटल सेल्स 6.5% बढ़ती हुई दिखी है, पर एक्सपोर्ट्स करीबन 8% गिरकर 16,971 यूनिट्स पर आए हैं। घरेलू पीवी बिक्री करीबन 8.5% कंपनी की बढ़ी है। टाटा मोटर्स नंबर्स यहाँ पर भी मिले जुले हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स 13% की ग्रोथ के साथ 47,000 यूनिट्स से ज़्यादा अप्रैल महीने में बेचे गए हैं। हालांकि कमर्शियल व्हीकल 27% गिरकर 22,492 यूनिट्स पर आते हुए दिख रहे हैं। और आइशर मोटर्स नंबर्स अच्छे हैं, दोनों ही कमर्शियल व्हीकल और साथ ही रॉयल एनफील्ड पर 18-19% की ग्रोथ दोनों ही डिवीजन ने इनके दिखाई है। और अंत में एस्कॉर्ट्स नंबर्स कमजोरी है यहाँ पर। ट्रैक्टर सेल्स करीबन 5.5% गिरी है। कुल सेल्स आप देखिए तो 9% गिरकर आती हुई दिखी है और एक्सपोर्ट्स पर खासा दबाव दिखा है, करीबन 52% की गिरावट के साथ। तो ये सारे अप्रैल महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े। बिल्कुल, आई थिंक नुपुर आपके पास भी कुछ ऑटो बिक्री के आंकड़े और खबरें भी हैं, बताएं। बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे आपको अप्रैल के महीने में कमज़ोर दिखा है, सेल्स का नंबर आते हुए 5.5% की गिरावट यहाँ पे नजर आएगी। एक्सपोर्ट्स देखे तो 51% का डाउनफॉल यहाँ पर भी नजर आ रहा है। TVS मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रैल का महीना कंपनी के लिए अच्छा रहा है। बिक्री की टर्म्स में 4% बढ़कर सेल्स आए। टू व्हीलर सेल्स की भी बात करें तो 5% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। मंथली प्रोडक्शन डेटा भी आते दिखा NMDC का, जहाँ पे आयरन और की जो वहाँ पे बिजनेस अपडेट भी है, जहाँ पे उन्होंने जो कीमत है वो 5,500 टन से घटाकर 4,200 टन कर दी। और जो फाइन्स की कीमत है वहाँ पर भी आपको कटौती मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नजर आएगी। मॉयल जहाँ पे केमिकल ग्रेड को छोड़कर मैग्नीज के जितने भी ग्रेड्स है वहाँ पे कंपनी ने उनकी जो कीमत है वहाँ पे कटौती करी है। फेरो ग्रेड और फाइन ग्रेड की बात करें तो 5% से यहाँ पे कटौती की और ये जो है 1 तारीख से लागू हो चुकी है। तो मॉयल भी आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे भी आपको रखनी है नज़र, क्योंकि विंडफॉल टैक्स जो है वो अब घटा दिया गया है। 6,400 प्रति टन से कम करके 4,100 पर टन किया गया है। डीजल, पेट्रोल और ATF पर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ नए गैस प्राइसिंग फॉर्मूला के तहत मई के लिए दाम भी तय कर दिए गए। गैस की कीमत अब 7.92 से बढ़ाकर $8.27 की गई है। तो ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ढेरों खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड। आई थिंक फाइनल लिस्ट ऑफ खबरें अरमान बताएं आपके पास कौन सी है? अभी इसके बाद कुशल की भी है फाइनल लिस्ट। अभी जो मेरे पास फाइनल लिस्ट में है, सबसे पहले आप OMCs, रेस्टोरेंट्स और QSR स्पेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि OMCs ने जो कमर्शियल LPG सिलेंडर के हैं दाम घटाए हैं और LPG सिलेंडर के जो कमर्शियल के दाम घटाए हैं वो लगभग 170 रुपये के आसपास जो है घटाए हैं। हालांकि अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर की बात करें वहाँ पर कोई दाम में कोई बदलाव नहीं है। OMCs एविएशन स्टॉक पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि OMCs ने हवाई ईंधन के वहाँ पर दाम घटाए हैं और कितने दाम घटाए, लगभग 2,415 जो रुपये है उसके आसपास की जो है कटौती की है। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग केस में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए और वक्त मांगा है। सेबी ने जांच के लिए लगभग 6 महीने का जो है समय और मांगा है और उनका ये भी कहना है कि अगर आप देखें कि जटिलता के देखते हुए हो सकता है कि यहाँ पर 15 महीने तक का भी जो है वक्त संभव है। एस्ट्रा माइक्रोवेव यहाँ पर 28 अप्रैल को जो शाम को जो QIP लॉन्च किया गया था उसमें अगर आप देखें कि जो फ्लोर प्राइस है वो 268 का रखा गया है, जो कि अगर मौजूदा भाव देखेंगे 13% डिस्काउंट पर है। और 4 मई को अगर आप बात करें जो कोई इश्यू प्राइस तय करने के लिए बोर्ड बैठक भी है। गेल इंडिया पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की जो याचिका है वहाँ पर खारिज कर दी है। और अंत में रेल विकास निगम पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि RVNL और SCC की JV को लगभग 2,250 करोड़ के जो प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया है। उसी के साथ साथ चेन्नई मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए वो L1 घोषित हुए हैं। और मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत निगम के से भी अगर आप देखें तो 132 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ओके, फाइनली कुशल बताएं और कौन सी खबरें? देखिए 4 खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कंपनी को CSMT की रीडेवलपमेंट के लिए करीबन 2450 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कंपनी का मार्केट कैप 3,448 करोड़ रुपए का है। PSP प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 441 करोड़ रुपए के 2 वर्क ऑर्डर्स इनको मिलते हुए दिखे हैं। सूरत और बड़ौदा में सभा हॉल बनाने के लिए ये ऑर्डर है। अगले 18 से 24 महीनों में ये पूरा किया जाएगा। ब्लू स्टार
4 मई को बोर्ड बैठक में कंपनी का बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा, तो इस वजह से ये फोकस में है। और अंत में फिनो पेमेंट्स बैंक का यहाँ पर आरबीआई ने 2 मई से यानी कि आज से ऋषि गुप्ता को दोबारा 3 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, तो इस वजह से ये बैंक आज फोकस में रहने वाला है। ओके, आइए आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, लगभग सभी में एक कॉमन पॉइंट हाईलाइट किया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नतीजे आए वो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। लेकिन सीएलएस से अगर आप देखें, मान रहे कि वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो लिमिटेड हेडरूम लग रहा है बढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा बुलिश है सिटी, जो खरीदारी की राय दे रहे हैं 9,050 रुपये के लक्ष्य के लिए। बाकी अगर आप देखें तो इन्होंने टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट भी है, 9,100 से घटाकर 9,050 रुपये कर दिया है। सीएलएस से देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग देर से घटाकर अब रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 7,900 रुपये का टारगेट दिया है। और जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो सबसे कम लक्ष्य दिया है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ। हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने भी थोड़ा सा एडजस्ट किया, यानी 6,125 से बढ़ाकर 7,020 कर दिया है, 7,556 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली का भी यही मानना है कि जो एबिटा लेवल है वो ब्रॉडली इन लाइन ही यहाँ पर देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा गया और लक्ष्य जो है 75 से बढ़ाकर 80 कर दिया है। और ये मान रहे कि जो एनआईएम्स आए यहाँ पर एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको देखने को मिला। और एस्टिमेट्स में भी आप देखें नतीजों के बाद यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, पहले अंडरवेट की राय दिया करते थे, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में भी काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट किया है, 55 से सीधे बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया है। आरबीएल बैंक पर देखें तो सीएलएसए सबसे ज़्यादा बुलिश है, हालांकि रिड्यूस की रेटिंग है लेकिन अभी भी जो लक्ष्य है वो 170 से बढ़ाकर 175 कर दिया है, 162 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं पर मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बेरिश है, अंडरवेट की रेटिंग के साथ 130 रुपये का टारगेट दिया है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है और जो लक्ष्य है वो 160 से घटाकर 157 कर दिया है। और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखें तो थोड़ा सा सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला। बाकी जो लोन रिकवरी है वो अच्छी तिमाही के दौरान देखने को मिली। एसबीआई कार्ड्स पर भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। गोल्डमैन सैक्स देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए हैं और जो लक्ष्य है उन्होंने 628 से बढ़ाकर 652 कर दिया है। लेकिन सभी ब्रोकरेज हाउस में गोल्डमैन जो है सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया है मैक्वायरी ने, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। बाकी सीएलए से अगर आप देखें तो रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 8,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज क्रेडिट कॉस्ट पर यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर ये बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी स्टॉक के ऊपर ये पॉजिटिव है, मान रहे कि सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अदर देन रिजल्ट्स एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, थोड़ी देर पहले आई है आईआरबी इंफ्रा पर, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ये मान रहे कि हैदराबाद में जो बड़ा टोल वे उन्होंने किया है इसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये खरीदारी के राय के दिए उन्होंने 36 रुपये का टारगेट दिया, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो करीब 30% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और कौन सी रिपोर्ट है आशीष? दीपांशु, नतीजों में एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर रिपोर्ट है काफ़ी सारी। सीएलएसए देखिए खरीदारी के राय को बरकरार रखे और जो लक्ष्य है उन्होंने 310 से बढ़ाकर 330 रुपये कर दिया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 255 से बढ़ाकर 270 कर दिया, करीब 260 की क्लोजिंग चल रही है। और ये मान रहे कि एसेट क्वालिटी और लोन ग्रोथ यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कार्ट्रेड यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है इन्होंने करीब 740 रुपये से घटाकर 656 कर दिया। हालांकि अभी भी देखिए तो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊंचा है क्योंकि 424 पर स्टॉक लुढ़क कर आ गया है। नोवेरा ने खरीदारी की राय दी है करीब 570 रुपये के लक्ष्य ले। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज की शुरुआत की है, हालांकि न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 790 रुपये का टारगेट दिया है, 765 की क्लोजिंग चल रही है। सिमिलर स्पेस की कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल जहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, 161 का भाव है, 200 का टारगेट दिया है। और साथ में सफायर फूड यहाँ पर भी देखिए कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ, 1196 की क्लोजिंग, 1700 रुपये का टारगेट दिया है। और फिनोलेक्स केबल जहाँ पर देखिए जेफरीज की तरफ से बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है वो 710 रुपये से बढ़ाकर 1020 कर दिया है, 895 की क्लोजिंग चल रही है। ये कह रहे हैं कि पूरे साल में अभी साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो स्टॉक ने 60% की ऑलरेडी अपसाइड दिखा दी है, लेकिन अभी भी जो डिस्काउंट पे जो वैल्यूएशन चल रहे हैं इसके चलते मान रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। और अंत में वेदांत फैशन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1354 रुपये के लक्ष्य के लिए।
ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो एक अपडेट है ऑन निफ्टी। अनिल जी निफ्टी का विक्स 3 साल की लो पर है और साइन कर रहा है एक ब्रेकआउट, और निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है कि 21,225 के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो समय है निवेश का, जो भी कुछ जिसके पास है बाय होल्ड टाइट सेट टाइट वाला समय है। और जो पिक ऑफ द वीक है वो है बर्जर पेंट। बिल्कुल भी फैंसी में नहीं है स्टॉक, अंडर परफॉर्म कर रहा है पेंट सेगमेंट को भी और पूरी मार्केट को भी, और टेक्निकली चार्ट पर एक रिवर्सल है और एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बर्जर पेंट दिखाने का दमखम रखता है। 610 की क्लोजिंग है फ्राइडे की, 597 का स्टॉप लॉस लगाना है, 637 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट है पिक ऑफ द वीक। ओके, तो चलिए, मेरा बर्जर पेंट से ज्यादा इंटरेस्ट निफ्टी के 21,250 के टारगेट में मेरी बर्थडे तक आ जाएगा। नहीं अनिल जी देखिए, ये अनिल जी बिजनेस का मंच है अनिल जी, यहाँ पर मतलब कि इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती अनिल जी की बर्थडे लंबी लंबी बातें अनिल जी। और मेरे को आपके जन्मदिन की तारीख भी अनिल जी याद नहीं है, इतना पता है कि आसपास है अनिल जी। आप प्रेशर मत बनाए अनिल जी, जल्दी देखने को मिलेंगे 6 महीने के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलेंगे 21,225 के अनिल जी। बंसल जी ने ढंग से सुना नहीं मेरा सवाल, मिस कर गए आईक्यू लेवल में। मैंने खाली डेट पूछी थी, मैंने साल नहीं बोला। मेरा बर्थडे हर साल आता है बंसल जी, मैंने कहा मेरे बर्थडे पर, मैंने ये थोड़ी बोला इसी साल वाले में, अगले साल भी तो आएगा। चलिए कोई बात नहीं, 21,250 बंसल जी का टारगेट निफ्टी का और बर्जर पेंट का 637। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, जो मैंने लक्ष्य दिया था निफ्टी पर असेंडिंग जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, हाँ। वो आपके इसी बर्थडे तक आना चाहिए अनिल जी। और वो क्या है टारगेट? तो आपका जो इस साल का बर्थडे होगा उस तक वो लक्ष्य, वो अनिल जी 18,750, 18,750, 18,800। क्या बात है, वाह, धन्यवाद आपको एडवांस में। बताएं सर अब इस हफ्ते का शेयर। अनिल जी पहले तो ये बताएं अनिल जी, आप वीकेंड पर थे कहाँ अनिल जी? ना तो आपको कोई अवार्ड मिला इस वीकेंड और ना ही अनिल जी कहीं आप घूमने गए, और ना ही अनिल जी कोई तस्वीर, और ना ही सपनों में आए अनिल जी। बंसल जी से इंस्पायर होकर थोड़ा घर का काम कर रहा था। कभी कभी घर पे रहना भी ठीक होता है। anyway, नहीं ठीक, आजकल तो देखो वैसे ट्रेवल तो बहुत ज़्यादा होती है और लंबे वीकेंड्स में तो होती है, बट ठीक है, नॉन इवेंटफुल कह सकते हैं हम, थोड़ा रिलैक्स्ड। एक्चुअली हमारा ऑलरेडी ट्रैवल प्लान था इस वीकेंड पे जो कैंसिल हो गया। अच्छा। नहीं तो फिर आपको पता चलता है कि कितना इवेंटफुल वीकेंड था, 3 दिनों का। आपको तो पता ही है, हमको एक शो करने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हुआ। जी सर बताएं कुणाल जी। अनिल जी खरीदना पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसमें एक पैटर्न बन रहा है अनिल जी जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और पीएफसी आरईसी दोनों में हमने बहुत अच्छा मूव शुक्रवार को आते हुए देखा। मुझे लगता है कि ये एक जबरदस्त मोमेंटम के लिए दोनों स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं। पीएफसी पर मेरी खरीदारी की राय है, यहाँ पर 167 हाफ पर एक स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट होगा 172 रुपए का, दूसरा टारगेट 176 रुपए का। तो पिक ऑफ द वीक मेरी रहेगी पीएफसी। खरीदारी की राय है 167 हाफ का स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। ओके, तो पीएफसी में करें खरीदारी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाय साइड का स्टॉक है, 660 के आसपास का भाव है। स्टॉक का नाम है एयू बैंक। एयू बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। एयू बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 640 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। एयू बैंक के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 680 का पहला टारगेट बनेगा, 700 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते के लिए एयू बैंक में खरीदारी करें, 640 के स्टॉप लॉस से 680 और 700 के टारगेट्स के लिए। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हिमांशु जी आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी 2 स्टॉक्स हैं पिक ऑफ द वीक। 3 दिन लॉन्ग वीकेंड था, काफी काम किया है। तो पहला स्टॉक F&O सेगमेंट से है, स्टॉक वही उसी सेगमेंट से है। हिमांशु जी
वीकेंड पे, लंबे वीकेंड पे, एक दिन पहले कितना काम किया नहीं किया, ये सफाई देने की आपको जरूरत नहीं। ये सफाई सिर्फ और सिर्फ बंसल जी को देनी होती है। हाँ, उन्हीं पे डाउट होता है काम किया कि नहीं किया, बाकी सब पे हमको कोई डाउट नहीं कि उन्होंने किया है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी बंसल जी की संगत में कुणाल जी भी ऐसा कर जाते हैं, बाकी सुमित जी को तो कितने भोले मासूम है, हमेशा काम करके आते हैं, कभी इनका काम पेंडिंग नहीं रहता। ये प्रॉब्लम ना थोड़ी बंसल जी की स्पेसिफिक है। सो आपके बारे में तो अगर बार बार बोलोगे तो हमें डाउट हो जाएगा कि आप कभी कभी ऐसा स्किप भी करते हो क्या। अब दोनों वाली बताओ सर। शुक्रिया अनिल, शुक्रिया। तो अनिल जी, आरईसी है पहला पिक ऑफ द वीक, जो कि बिल्कुल अभी जैसे कुणाल जी ने कहा कि पीएफसी में ब्रेकआउट है, सेम उसी तरह का ब्रेकआउट आरईसी में देखने को मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में आरईसी ट्रेड कर रहा है और एक बहुत शानदार ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के सेशन में इसमें आते देखा। 132 रुपए 15 पैसे का स्पॉट लेवल्स में क्लोज है, खरीदारी करेंगे 128 के स्टॉप लॉस के साथ। इस हफ्ते के लिए 142 145 रुपए तक के दो टारगेट्स आरईसी में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये रहेगा खरीदारी का पहला स्टॉक अनिल जी। और दूसरा स्टॉक अनिल जी कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्मॉल कैप मिड कैप में जिस तरह से तेजी बनती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है यहाँ भी जरूर नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला फ्राइडे को, वो स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो कि पहले भी हमने काफी बार कवर किया है। 1812 रुपए पर इसमें क्लोज देखने को मिला और यहाँ पर भी एक डबल बॉटम ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में रजिस्टर हुआ है, जिसका मुझे लगता है कि आज एक एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते के लिए 1890 और 1950 ये दो टारगेट्स के लिए एमटार टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करेंगे। 1770 रुपए के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओ, बड़े दिनों बाद ब्रेकआउट आया है, मेरी तो नजर ही नहीं। ये स्टॉक तो हमारी पसंद का हमेशा से रहा है। चलिए, बड़े एक्शन के लिए ये भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। खरीदारी करने की राय आपके लिए एमटार टेक में हिमांशु जी की तरफ से। अविनाश जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, मेरे पास दो बैंकिंग स्टॉक्स है, छोटे कम बैंक से। एक तो जैसे आपने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बहुत दमदार नंबर दिखाए, तो एसेट क्वालिटी को देखे, इनका जो लोन बुक ग्रोथ का रन रेट देखे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल तो इससे भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। प्लस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री जताई है, तो मेरे ख्याल से 75-80 का एक नियर टर्म का 6 to 12 मंथ्स का टारगेट बनता है। तो ये डेफिनेटली कोई भी डिप में अगर मिलता है तो खरीदने का मौका होना चाहिए। और दूसरा जो सरकारी बैंक है आईडीबीआई बैंक, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स Q4 के लिए डिक्लेयर किए। प्लस इनका जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो मेरे ख्याल से काफ़ी समय से बात हो रही है, मेरे ख्याल से अगले 2 या 3 महीने में ये फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ट्रिगर्स है, एक तो अर्निंग्स का ट्रिगर है और दूसरा स्ट्रेटेजिक बायर आता है, कोई बड़ा ग्रुप या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है, तो इसमें डेफिनेटली री रेटिंग की जगह बनती है। करंट प्राइस करीबन 53-54 है, मुझे लग रहा है कि करीबन 70-75 का टारगेट प्राइस लेके अगले 6 से 12 महीने में कम से कम यहाँ पे एक छोटा निवेश बनता है। तो ये दो बैंक्स मेरी तरफ से नॉट ओनली आने वाले हफ्ते के लिए बट आने वाले 6-8 महीने के लिए डेफिनेटली इसमें निवेशित रहेंगे। ओके, आईडीएफसी आईडीबीआई दोनों ही बैंक पसंद है, दोनों के भाव और टारगेट भी लगभग आसपास हैं। 70-75 आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 75 से 80 के टारगेट के लिए अविनाश जी की पसंद।